बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने डिस्कस करना है स्टेलाइजेशन का नेक्स्ट पार्ट। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि स्टेलाइजेशन तीन तरह की होती है: ड्राई हीट, फिजिकल स्टेलाइजेशन, केमिकल स्टेलाइजेशन और मैकेनिकल स्टेलाइजेशन। फिजिकल स्टेलाइजेशन के हमने कल एक मेथड डिस्कस किया था। तीन तरह के मेथड होते हैं फिजिकल स्टेलाइजेशन में: मॉइस्ट हीट स्टेलाइजेशन, ड्राई हीट स्टेलाइजेशन और स्टेलाइजेशन बाय रेडिएशन। मॉइस्ट हीट स्टेलाइजेशन हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने ऑटोक्लेव डिस्कस किया। आज हमने डिस्कस करना है फिजिकल स्टेरलाइजेशन का ड्राई हीट स्टेरलाइजेशन। अच्छा, ये फिजिकल स्टेरलाइजेशन का ही एक मेथड होता है। अब वो सब्सटेंस जो मॉइस्चर को बर्दाश्त नहीं कर सकते, जो वाटर को बर्दाश्त नहीं कर सकते, वाटर की मौजूदगी में या मॉइस्चर की मौजूदगी में, नमी की मौजूदगी में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं, उनको स्टेराइल करने के लिए हम ड्राई हीट का इस्तेमाल करते हैं। ड्राई हीट का मतलब है कि हम इसमें कोई मॉइस्चर इस्तेमाल नहीं करते, कोई नमी, कोई वाटर इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि हम हीट करके अपनी किसी सब्सटेंस में से, अपनी किसी प्रिपरेशंस में से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं या रिमूव करते हैं। अब ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन के लिए टेम्परेचर भी ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन करते हैं तो मॉइस्चर की प्रेजेंस में स्टेरिलाइजेशन जल्दी होती है, हमें टेम्परेचर कम देना पड़ता है, क्योंकि वो जो मॉइस्चर होता है, जो नमी होती है, वो प्रेपरेशन के अंदर जल्दी कह लें कि पेनिट्रेट हो जाती है। लेकिन ड्राई हीट के केस में ऐसा नहीं होता। ड्राई हीट के केस में हमें टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ता है। अच्छा, ड्राई हीट के एडवांटेजेस क्या होते हैं कि उन सब्सटेंसेस के लिए सुटेबल होता है जिनको हम मॉइस्ट हीट के ज़रिए से स्टेलाइज नहीं कर सकते, यानी ड्राई सब्सटेंसेस के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट लेक्चर में भी जैसे हमने डिस्कस किया कि अगर हमें पाउडर दिया जाए, उसको हमने स्टेलाइज करना है, तो अब उस केमिकल की नेचर को देखते हुए हम उसके अकॉर्डिंग मेथड को चूज करते हैं कि हमने कौन सा मेथड करना है। अब डेफिनेटली अगर पाउडर फॉर्म में हमें किसी चीज़ को स्टेलाइज करना है तो उसके लिए हम मॉइस्ट हीट स्टेलाइजेशन तो इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो मॉइस्चर क्या करेगा, हमारे पाउडर को भी डिस्ट्रॉय कर देगा, हमारे पाउडर की कंपोजिशन को चेंज कर देगा, हमारे पाउडर के टेक्सचर वगैरह को चेंज कर देगा। तो हमेशा कोई भी मेथड, कोई भी चीज़ स्टेलाइज करने से पहले हम क्या करते हैं, उस केमिकल की नेचर देखते हैं, उस प्रेपरेशन की या उस सब्सटेंस की नेचर देखते हैं, क्या है वो उस मेथड से डिस्ट्रॉय तो नहीं हो रहा। तो ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन को हम इस्तेमाल करते हैं ऐसे सब्सटेंसेस को स्टेराइल करने के लिए जो मॉइस्ट हीट से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। मोस्टली ड्राई सब्सटेंसेस जैसे पाउडर्स वगैरह हो गए। इसके अलावा ग्लास वेयर्स जिसमें फ्लास्क आ जाती हैं, टेस्ट ट्यूब्स आ जाती हैं, पाइपेट्स आ जाते हैं, इनको भी हम ड्राई हीट के ज़रिए से स्टेराइज कर लेते हैं। इसके अलावा ड्राई हीट का जो मेथड है ये कम एक्सपेंसिव होता है, लेस एक्सपेंसिव होता है, लो कॉस्ट आती है इस पे। अब एडवांटेजेस तो हैं इसके, लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेज क्या है कि हमें इसके लिए हीटिंग टाइम ज़्यादा देना पड़ता है और हमें इसके लिए टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ता है। अब जब भी हम स्टेरिलाइजेशन को कर रहे होते हैं तो दो मेन बातें होती हैं: टाइम सेट करना और टेम्परेचर सेट करना। हर स्टेरिलाइजेशन के मेथड के लिए एक स्पेसिफिक टाइम है। अगर हम कोई टेम्परेचर दे रहे हैं तो हम उसको एक स्पेसिफिक टाइम के लिए देंगे। फॉर एग्जाम्पल हम 190 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दे रहे हैं, हम उसको 20 मिनट के लिए टाइम सेट करेंगे। यानी हर स्टेरिलाइजेशन के मेथड में एक स्पेसिफिक टाइम होता है, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है जिसे हम सेट करते हैं स्टेरिलाइजेशन करने के लिए। लेकिन अगर हम ड्राई हीट की बात करें तो इससे में हमें टेम्परेचर भी ज़्यादा देना पड़ता है और थोड़ा लंबे अरसे के लिए देना पड़ता है, थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता है। अब सर्जिकल ड्रेसिंग्स वगैरह, उसके लिए ये सुटेबल नहीं है, डेफिनेटली उनको जला देगा। इसके अलावा वॉलेटाइल सब्सटेंसेस जो बुखारात बन के उठ जाते हैं, या थर्मोलिबाइल सब्सटेंसेस जो हीट को बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनके लिए भी ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन का मेथड जो है वो सुटेबल नहीं होता। अब ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन में जो एग्जांपल आती है, मेथड आता है, सबसे पहला मेथड आता है फ्लेमिंग का। अब फ्लेमिंग से सिंपली मुराद क्या है कि हम फ्लेम जलाते हैं, आग शोला जलाते हैं और उसके ऊपर से अपनी जिस भी चीज़ को हमने स्टेराइल करना हो हम उसको क्या कर देते हैं, पास कर देते हैं। ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड होता है ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन का, कि हम क्या करते हैं, जिस मटेरियल को हमने स्टेराइल करना है, हम बंसन बर्नर को ऑन करते हैं, हम उस मटेरियल को उस बंसन बर्नर के ऊपर कुछ सेकंड के लिए क्या करते हैं, पास करवाते हैं, कह रहे हैं मूव करवाते हैं, ठीक है। और सेवरल टाइम इस प्रोसेस को रिपीट करते हैं। और ये उन मटेरियल्स को स्टेराइल करने के लिए इस्तेमाल होता है जिन्हें हमने इमीडिएटली यूज़ करना हो, फ़ौरन से यूज़ करना हो। जैसे छुरी है, कोई नाइफ वगैरह है लैब वगैरह में, या कहीं पे नाइफ है, ये कह लो ब्लेड्स हैं, उसको हमने यूज़ करना है तो हम उसकी जल्दी से स्टेराइजेशन क्या करेंगे, हम फ्लेम ऑन करेंगे, हम उस फ्लेम के ऊपर क्या कर देंगे, अपना
वो नाइफ हो गई या अपनी जो ब्लेड है उसको क्या करेंगे, पास करेंगे कुछ टाइम के लिए, तो उससे हमारी चीज क्या हो जाएगी, स्टेराइल हो जाएगी। इसमें फोर्सेप्स आ जाते हैं, ब्लेड्स, नाइफ्स, नीडल, वाइल लूप और मेटल स्पैचुला, इन चीजों को स्टेराइल करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं फ्लेमिंग का मेथड। नेक्स्ट आता है हमारे पास हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन ये मेटल के बने हुए बड़े बड़े चैम्बर्स होते हैं, मेटालिक चैम्बर्स होते हैं जो स्टेनलेस स्टील या एल्यूमिनियम के बने होते हैं, ठीक है। मेटल कौन कौन सी यूज होती है इसमें, स्टेनलेस स्टील और एल्यूमिनियम इसमें इस्तेमाल होती है। ये सामने जैसे डायग्राम में दिखाया गया है, इस तरह के कुछ होते हैं, इन्हें हॉट एयर ओवन कहा जाता है। और इन्हें इलेक्ट्रिकली यानी इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हम हीट करते हैं। और थर्मोस्टेटिकली कंट्रोल्ड, थर्मोस्टेटिकली कंट्रोल का मतलब है कि इसमें हमने टेम्परेचर को क्या किया कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। एक स्पेसिफिक टेम्परेचर इस पे सेट कर सकते हैं। अब हॉट एयर ओवन के अंदर हम क्या करते हैं, हमने जिस चीज़ को स्टराइल करना होता है हम उस चीज़ को इस ओवन के अंदर रख लेते हैं। अब रखने का तरीका क्या होता है कि हमने फॉर एग्जांपल ग्लासवेयर्स मोस्टली इस तरीके से स्टराइल किए जाते हैं, जैसे कॉनिकल फ्लास्क हो गया, टेस्ट ट्यूब्स हो गई, बीकर्स वगैरह हो गए, तो हम क्या करते हैं उसके अंदर पहले कॉटन रखते हैं, कॉटन वूल। अब कॉटन भी हम कौन सी रखेंगे, नॉन एब्जॉर्बेंट। नॉन एब्जॉर्बेंट का मतलब होता है जो किसी चीज को एब्जॉर्ब ना करे, जस्ट ना करे। तो जब हम उसको रखेंगे, अगर हम एब्जॉर्बेंट कॉटन रखते हैं तो वो चीजों को एब्जॉर्ब करके किसी केमिकल को या आसपास से किसी चीज को एब्जॉर्ब करके क्या हो जाएगी, सैचुरेटेड हो जाएगी। तो हम नॉन एब्जॉर्बेंट कॉटन क्या करेंगे, अपने उस ग्लासवेयर के अंदर रखेंगे और ग्लासवेयर को हॉट एयर ओवन में रख देंगे। फिर इसके ऊपर कुछ सेटिंग्स होती हैं, टेम्परेचर की सेटिंग होती है, टाइम की सेटिंग होती है। हम क्या करते हैं, हॉट एयर ओवन को बंद करके ऊपर टेम्परेचर सेट कर देते हैं कि हमने इतना टेम्परेचर देना है, और टाइम सेट कर देते हैं कि इतने मिनट तक हमने देना है। और हम अपनी मशीन को जो है वो ऑपरेट कर लेते हैं। वो अंदर क्या होता है, फिर स्टरलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है वो होता है 160 डिग्री सेंटीग्रेड 2 घंटे के लिए। यानी हमने अगर किसी चीज़ को हॉट एयर ओवन में स्टराइल करना है, हम उसको ओवन के अंदर रखेंगे और उसे 2 घंटे का टाइम उस पर सेट कर देंगे और उसका टेम्परेचर 160 डिग्री सेंटीग्रेड पे सेट कर देंगे। अच्छा, अगर डिग्री सेंटीग्रेड की बात करें तो 160 डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट की बात करें तो 320 फ़ारेनहाइट बनता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो होता है हॉट एयर ओवन का वो होता है 160 डिग्री सेंटीग्रेड 2 घंटे के लिए। तो हम 2 घंटे टाइमिंग सेट कर देंगे और 160 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर सेट करके हॉट एयर ओवन को ऑपरेट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, कुछ ये भी डिपेंड करता है कि टेम्परेचर किस किस रेंज में हमारे पास अवेलेबल हैं ओवन के अंदर। मुख्तलिफ तरह के हॉट एयर ओवन अवेलेबल होते हैं। अगर तो आपके ओवन के अंदर 190 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर मौजूद है तो हम क्या करते हैं, हम 2 घंटे का इंतज़ार नहीं करते, हम 190 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर सेट करके और 6 मिनट के लिए उसको क्या कर देते हैं, सेट कर देते हैं। 6 मिनट के लिए टाइम सेट कर देते हैं और वो स्टेरल। अच्छा, 6 मिनट होते हैं अनरैप्ड ऑब्जेक्ट के लिए। अनरैप्ड ऑब्जेक्ट का मतलब है कि हमने जो ग्लासवेयर या जो सब्सटेंस स्टेराइल करना है उसके आसपास कोई चीज़ नहीं लपेटी, ना तो हमने कपड़ा लपेटा है ना ही हमने गत्ता लपेटा है। तो वो अनरैप्ड ऑब्जेक्ट है, उसको स्टेराइल करने के लिए हम 190 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर सेट करेंगे 6 मिनट के लिए। लेकिन अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट रैप्ड है यानी उसके आसपास या तो कपड़ा लपेटा हुआ है या उसके आसपास कोई कॉटन, कोई कागज वगैरह लपेटा हुआ है, तो उसके लिए हम टेम्परेचर देते हैं 12 मिनट, 190 डिग्री सेंटीग्रेड 12 मिनट के लिए। अब रैप्ड ऑब्जेक्ट के लिए टाइम क्यों इंक्रीज हो गया, क्योंकि अब ऑब्जेक्ट है उसके आसपास कोई चीज लपेटी हुई है, हीट ने पेनिट्रेट करना है, ऑब्जेक्ट तक जाना है, उसकी स्टेरिलाइजेशन करनी है। लेकिन उस हीट को उस ऑब्जेक्ट तक जाने से पहले जो आसपास हमने कपड़ा लपेटा है या जो कॉटन लपेटी है या जो गत्ता वगैरह लपेटा है उसके अंदर से भी तो पास होना है ना। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, टाइम ज्यादा कर देते हैं। अनरैप्ड ऑब्जेक्ट के लिए टाइम कम होता है, रैप्ड ऑब्जेक्ट के लिए टाइम ज्यादा होता है। हाँ, अगर आपके पास अवन जो अवेलेबल है उसके ऊपर 190 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर अवेलेबल नहीं है, 190 से कम कम है, फिर हम स्टैंडर्ड सेटिंग क्या लेते हैं, 160 डिग्री सेंटीग्रेड 2 घंटे के लिए, ठीक है। अब ओवन की दो टाइप आ जाती हैं, एक होता है ग्रेविटी कन्वेक्शन टाइप और दूसरा होता है मैकेनिकल कन्वेक्शन टाइप। अब ग्रेविटी कन्वेक्शन टाइप में क्या होता है कि डेफिनेटली हम अगर ओवन को ऑपरेट करते हैं तो ओवन, हमने कहा ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, तो ये ओवन क्या करते हैं, ड्राई हीट प्रोड्यूस करते हैं, एयर प्रोड्यूस करते हैं। वो एयर क्या करती है, हमारे ओवन के अंदर सर्कुलेट करती है और जर्म्स को किल करती है, ठीक है, हमारे ऑपरेटर्स तक पहुंच के।
अब ग्रेविटी कन्वेक्शन मेथड के अंदर क्या होता है, उन्होंने कहा है कि एयर ग्रेविटी कन्वेक्शन के जरिए से चैम्बर के अंदर सर्कुलेट करती है। अब ग्रेविटी कन्वेक्शन के जरिए से कैसे, कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास अवन है, तो कुछ अवन टाइप पे डिपेंड करता है, दो टाइप्स है। कुछ अवन इनकी जो ऊपर की साइड होती है, ऊपर की साइड से निकलती है एयर, हवा जनरेट होती है, गर्म हवा। वो गर्म हवा, अब ग्रेविटी, जाहिर सी बात है, जमीन की कुव्वत कशिश हर चीज को अपनी तरफ खींच रही है। तो जब यहाँ पे ऊपर की साइड पे हवा जनरेट होगी, तो ग्रेविटी के मेथड के जरिए से वो नीचे की साइड पे बाकी पोर्शंस में जाएगी और हमारी चीजों को स्टराइल करेगी। दूसरा होता है मैकेनिकल कन्वेक्शन टाइप। मैकेनिकल कन्वेक्शन टाइप के अंदर ओवन में फैंस लगे होते हैं, और एयर उन फैंस की मदद से पूरे चैम्बर के अंदर क्या करती है, सर्कुलेट करती है। तीसरा जो मेथड होता है ड्राई हीट स्टरलाइजेशन का, वो होती है इंसिनरेशन। इंसिनरेशन बेसिकली वेस्ट ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है। इसमें हम क्या करते हैं, हम जो हॉस्पिटल्स वगैरह में मुख्तलिफ किस्म के वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, उसमें इंजेक्शंस भी होते हैं, ड्रिप्स होती हैं, कैनोलास वगैरह, मुख्तलिफ कह लें कि सब्सटेंसेस होते हैं जो हजार्डस हो सकते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में मुख्तलिफ बीमारियों के पेशेंट आते हैं। उसमें कुछ इन्फेक्शियस होती हैं, कुछ फैलने वाली होती हैं। फॉर एग्जांपल एड्स का कोई मरीज हो गया, कोई इन्फेक्शन है जो जानलेवा है, इस तरह के मतलब मुख्तलिफ पेशेंट्स की मुख्तलिफ वेस्ट मटेरियल्स जो हैं, सिरिंजेस हो गई, केनोलाज हो गए, सुई हो गई, इस तरह के जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। अब वो जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, डेफिनेटली वो किसी दूसरे आसपास काम करने वालों के लिए, या वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए क्या हो सकते हैं, वो खतरनाक हो सकते हैं, हजार्डस हो सकते हैं, हैजर्ड कोज करवा सकते हैं। तो इस तरह के वेस्ट मटेरियल को क्या किया जाता है, पहले कह लें कि जलाया जाता है, ठीक है। बड़े बड़े इंसिनरेटर्स होते हैं, जैसे ये सामने दिखाया गया है, एक डिवाइस सी, एक कह लें इंसिनरेटर्स होते हैं। इन इंसिनरेटर्स के अंदर अपना वो जो मटेरियल होता है उसको डाला जाता है और इसको आग लगाई जाती है। जब उसको आग लगाई जाती है, तो वो सारे मटेरियल्स क्या करते हैं, जल जाते हैं। जलने के बाद वो राख बन जाते हैं, और उस राख को फिर क्या किया जाता है, नॉन हजार्डस मटेरियल के साथ डिस्चार्ज कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो हमारे पास ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन का मेथड, फिजिकल स्टेरिलाइजेशन का मेथड आता है, वो होता है स्टेरिलाइजेशन बाय रेडिएशंस। पहला था मॉइस्चर स्टेरिलाइजेशन, ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन और स्टेरिलाइजेशन बाय रेडिएशंस। अब वो सब्सटेंस जो हीट को बर्दाश्त नहीं कर सकते, उन्हें हम क्या करते हैं, रेडिएशंस के जरिए से स्टरलाइज करते हैं। रेडिएशंस के मेथड को कोल्ड स्टरलाइजेशन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कोई हीट जनरेट नहीं होती। इसमें सिंपली रेडिएशंस का इस्तेमाल करते हुए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह को किल किया जाता है। अब जो रेडिएशंस होती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ससेप्टेबल होते हैं लीथल इफेक्ट ऑफ रेडिएशंस। लीथल मीन जानलेवा। रेडिएशंस के जो जानलेवा इफेक्ट होते हैं उनके ससेप्टेबल होते हैं, यानी हसास होते हैं, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, रेडिएशन जब उनके ऊपर फॉल करवाते हैं तो वो बहुत हसास होते हैं, और वो रेडिएशन उनके ऊपर अफेक्ट करके और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देती है। अब मैकेनिज्म क्या होता है रेडिएशंस का, कि जब हम रेडिएशन को फॉल करवाते हैं, तो रेडिएशन क्या करती है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर जाके केमिकल को ऑल्टर कर देती है, केमिकल्स को क्या कर देती है, चेंज कर देती है। कैसे, नया कंपाउंड बना के वो क्या कर देता है, कंपाउंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देता है। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके सेल के अंदर जो वाइटल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे न्यूक्लियर प्रोटीन्स होगी, वो रेडिएशंस के जरिए से डिस्ट्रॉय हो जाती है। जब वो प्रोटीन ही डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, ऑटोमेटिकली किल हो जाते हैं। अब स्टेरिलाइजेशन रेडिएशन के जरिए से जो हम करते हैं, उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। उसके एडवांटेजेस होते हैं, ये फूड को प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल होती है, पेरेंटल यानी इंजेक्शंस वगैरह को स्टेराइल करने के लिए, एंटीबायोटिक्स भी इसमें इंक्लूड होती हैं, उनको स्टेराइल करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। कुछ बैक्टीरिया और वायरल की वैक्सीन को स्टेराइल करने के लिए इस्तेमाल होती है, और इसमें कोई एसेप्टिक हैंडलिंग की जरूरत नहीं होती है। एसेप्टिक हैंडलिंग करते हैं किसी चीज़ की प्रिपरेशन के दौरान, किसी चीज़ को बनाने के दौरान, जब हम उसमें से कह लें कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह को रिमूव कर रहे होते हैं, इस तरीके से हैंडल कर रहे होते हैं, तो उसको कहते हैं एसेप्टिक हैंडलिंग। तो एसेप्टिक हैंडलिंग भी इसके लिए रिक्वायर नहीं होती, क्योंकि स्टेरिलाइजेशन पैकिंग के बाद की जाती है रेडिएशंस के जरिए से।
डिसएडवांटेजेस इसके क्या है कि इसके कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, बहुत एक्सपेंसिव होता है। इसके अलावा जो लोग वहाँ पे उस रेडिएशंस के साथ डील कर रहे होते हैं, रेडिएशंस को इस्तेमाल करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर रहे होते हैं, उन पर्सनस के लिए ये हार्मफुल हो सकती है। इसके अलावा हमारे जो सब्सटेंस है, जो मटेरियल है, जो प्रिपरेशन है जिसको हम स्टराइल करना चाह रहे हैं, ये रेडिएशंस उसके कलर को चेंज कर सकती है, उसके टेक्सचर को चेंज कर सकती है और उसकी सॉलिबिलिटी को चेंज कर सकती है। रेडिएशंस के कौन कौन से मेथड इस्तेमाल होते हैं, इसमें हम इलेक्ट्रॉन्स बीम इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्सरेज इस्तेमाल कर सकते हैं, गामा रेज और सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स वगैरह को भी इस्तेमाल कर सकते हैं स्टेरिलाइजेशन के लिए। सेकंड जो स्टेरिलाइजेशन का मेथड है वो है केमिकल मेथड्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन। अब फिजिकल मेथड में हमने क्या किया, हमने हीट करके या रेडिएशंस के जरिए से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किसी सब्सटेंस से, किसी प्रिपरेशन से, किसी ऑपरेटर से किल किया। केमिकल मेथड नाम से जाहिर है हम इसमें क्या करेंगे, हम केमिकल्स को इस्तेमाल करेंगे स्टेरिलाइजेशन करने से। नो डाउट कि जो हीटिंग के जरिए स्टेरिलाइजेशन होती है वो एक रिलायबल प्रोसेस है, उससे हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर सकते हैं, उनसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। लेकिन हर मेथड के लिए, हर सब्सटेंस के लिए अप्रोप्रिएट नहीं होता। कुछ हीट सेंसिटिव मटेरियल्स भी होते हैं जो हीट को बर्दाश्त नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस को डिस्ट्रॉय स्टेराइल करने के लिए हम हीट का रिस्क नहीं ले सकते। फिर हम क्या करते हैं, हम केमिकल्स मेथड इस्तेमाल कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल बायोलॉजिकल मटेरियल को स्टेराइल करने के लिए फाइबर ऑप्टिक्स, जिसमें स्लाइड एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसमिट होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स को, कुछ प्लास्टिक्स वगैरह को स्टेराइल करने के लिए। अब हम उसको हीट तो नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, केमिकल मेथड इस्तेमाल करते हैं स्टेरिलाइजेशन के लिए। अब मोस्ट कॉमनली यूज होने वाले केमिकल्स कौन कौन से हैं, इथाइलिन ऑक्साइड, ओजोन, क्लोरीन ब्लीच, फॉर्मेल्डिहाइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये वो केमिकल्स हैं जो स्टेरिलाइजेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब इसका जो नेक्स्ट मेथड है स्टेरिलाइजेशन का, तीन हमने डिस्कस किए थे कि फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड और मैकेनिकल मेथड। जो लास्ट मेथड है स्टेरिलाइजेशन का वो होता है मैकेनिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। अब मैकेनिकल मेथड के आगे मजीद तीन पार्ट आते हैं, फिल्ट्रेशन, प्रेजर्वेटिव्स और एंटी माइक्रोबियल एजेंट। सबसे पहला प्रोसेस जो है वो होता है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में क्या किया जाता है कि किसी लिक्विड या गैस में से सेल्स को या पार्टिकल्स वगैरह को क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। अच्छा, फिल्ट्रेशन का प्रोसेस जो है ये बेसिकली हम कह सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के अलावा हम कह लें कि कोई सॉलिड पार्टिकल्स, कोई इम्प्योरिटी वगैरह अगर किसी चीज़ में मौजूद है तो उसको रिमूव करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हम एक कॉनिकल फनल ले लेते हैं, फनल, और हम फिल्टर पेपर ले लेते हैं। फिल्टर पेपर को हम उस फनल के अंदर सेट करते हैं, अपना जो भी लिक्विड वगैरह हमने फिल्टर करना है, नीचे हम बीकर रख देते हैं, फनल को बीकर के अंदर रख देते हैं। तो हम क्या करते हैं, अपना लिक्विड को उस फनल के अंदर डालते हैं। तो जो उसमें सॉलिड पार्टिकल्स हैं, इम्प्योरिटीज होती हैं, वो फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाती है और बाकी लिक्विड जो होता है वो नीचे मूव कर जाता है। ठीक है। तो उन्होंने कहा है ये मेथड उनके लिए इस्तेमाल होता है जो हीट से डीनेचर हो जाती हैं, जो सब सॉल्यूशन हीट से ख़राब हो जाते हैं। तो उनके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, फिल्ट्रेशन का प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं। इसमें एंटीबायोटिक्स, इंजेक्टेबल्स, अमाइनो एसिड्स और वाइटामिन की एग्जांपल आ जाती है। नेक्स्ट आते हैं प्रेजर्वेटिव्स। प्रेजर्वेटिव्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिन्हें हम अपने किसी सब्सटेंस के अंदर डालते हैं ताकि उस सब्सटेंस के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को स्टॉप कर दें, उनको रोक दें, इनहिबिट कर दें। तो प्रेजर्वेटिव्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारी खुराक में से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को, हमारी मुख्तलिफ प्रेपरेशंस में से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं। अगर हम इन प्रेजर्वेटिव्स को खा भी लेते हैं तो ये हमारे लिए नॉन टॉक्सिक होते हैं, हमें नुकसान नहीं पहुंचाते। इसकी एग्जाम्पल में कैल्शियम प्रोपिनेट, सोडियम बेंजोएट, फॉर्मेल्डिहाइड, नाइट्रेट और सल्फर डाइऑक्साइड आ जाती है। जो थर्ड मेथड है मैकेनिकल स्टेरिलाइजेशन का वो है एंटी माइक्रोबियल एजेंट। प्रेजर्वेटिव का जैसे काम होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकना, एंटी माइक्रोबियल एजेंट का भी सेम वही काम होता है कि इन्होंने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को स्टॉप करना होता है, ये भी केमिकल्स होते हैं। अब एंटी माइक्रोबियल एजेंट में प्रेजर्वेटिव्स भी आ जाते हैं और एंटीसेप्टिक्स भी आ जाते हैं, दोनों का सेम काम है कि इन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को स्टॉप करना है। इसके अलावा कुछ ऐसी ड्रग्स भी होती हैं जो इन्फेक्शियस डिसीजेस को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, वो भी एंटी माइक्रोबियल एजेंट में आ जाती है। इन्फेक्शियस डिसीज जो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हुई हैं और वो आगे जो है वो फैलती हैं। ठीक है। तो ड्रग्स, प्रेजर्वेटिव और एंटीसेप्टिक्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को स्टॉप करती हैं, रोकती हैं, वो सब एंटी माइक्रोबियल एजेंट में आते हैं। एंटी माइक्रोबियल एजेंट नेचुरल भी हो सकते हैं और ये सिंथेटिक भी हो सकते हैं, यानी आर्टिफिशियली तौर पे भी हमने तैयार किए हुए हैं। अब स्टेरिलाइजेशन की एप्लीकेशंस क्या क्या है, हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो डेफिनेटली स्टेरिलाइजेशन इस्तेमाल हो रही है हमारी सब्सटेंसेस को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से पाक करने के लिए, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, स्पोर्स वगैरह से पाक करने के लिए। तो कह लें कि हमारे
जितनी भी इस्तेमाल की चीज़ें हैं उसमें तकरीबन स्टरलाइजेशन का इस्तेमाल है। सबसे पहली बात तो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग, यानी जो हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं जो मेडिसिन वगैरह को प्रिपेयर कर रही हैं, वो भी किस चीज़ पे डिपेंड करती हैं, स्टरलाइजेशन की। क्योंकि हमने जो मेडिसिन बनानी है हमने उसको भी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से पाक रखना है, हमने उसको भी तो बैक्टीरिया, फंजाई और स्पोर्स वगैरह से फ्री करना है। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री भी किसका इस्तेमाल कर रही है, स्टरलाइजेशन का। तमाम हॉस्पिटल में स्टरलाइजिंग इक्विपमेंट इस्तेमाल किए जाते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि ऑपरेशन थिएटर के अंदर अगर एक पेशेंट के लिए जो ऑपरेटर्स इस्तेमाल किए हैं वो अगले पेशेंट के लिए भी एज इट इज़ उठा कर इस्तेमाल कर लिए जाए। ऐसे तो पिछले पेशेंट के जरासीम अगले पेशेंट की बॉडी में जा सकते हैं। तो हमारे जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वो सब स्टेलाइजिंग इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं। जितनी भी ऑपरेशन थिएटर के अंदर चीज़ें हैं, ये जो हॉस्पिटल के अंदर चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं वो उसको क्या करते हैं, स्टेराइल करते हैं, ताकि एक पेशेंट के जर्म्स दूसरे पेशेंट के बॉडी के अंदर ट्रांसफर ना हो सके। तो जितने हॉस्पिटल हैं वहाँ पे भी स्टेलाइजिंग इक्विपमेंट इस्तेमाल हो रही है, हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज इस्तेमाल कर रही हैं। सबसे जो ज़्यादा या सबसे प्राइमरी मेथड जो है स्टेलाइजेशन का वो ऑटोक्लेव है। ये ऑटोक्लेव मैंने लेक्चर में भी बताया था कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा स्टेलाइजेशन क्या करती है, हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से महफूज रखने के लिए इम्पॉर्टेंट है। जितने भी कल्चर मीडिया वगैरह होते हैं जिसमें हम बैक्टीरिया वगैरह की ग्रोथ करवाते हैं उसको भी हम स्टेराइल करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने जिस ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ करवानी है उसके साथ कोई और ऑर्गेनिज्म ग्रो ना करे। यानी हमने जो पेट्री डिश लेनी है जिसके अंदर हमने कल्चर मीडिया अपना तैयार करना है, जिसके अंदर हमने कल्चर को ग्रो करवाना है, हम उसको भी क्या करेंगे, स्टेराइल करेंगे। क्यों स्टेराइल करेंगे? ताकि हम जिस बैक्टीरिया को या जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करवाना चाह रहे हैं वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो हो, अनवांटेड ऑर्गेनिजम्स वहां पे ग्रो ना करें। इसके अलावा इसकी एप्लीकेशन आती है कि जो हमारे इंजेक्टेबल्स होते हैं उसको स्टेराइल करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे जो मुख्तलिफ पेशेंट होते हैं उनके ब्लड के अंदर मुख्तलिफ इन्फेक्शियस डिसीजेस हो सकती हैं, लाइक एड्स वगैरह। तो इंजेक्टेबल्स को वैसे तो इंजेक्शंस वगैरह क्या किए जाते हैं, डिस्पोज कर दिए जाते हैं, लेकिन जो बाकी के ये नाइफ, स्पैचुला वगैरह हैं इनको क्या किया जाए, स्टेराइल किया जाए। इसके अलावा जो उन्होंने कहा है कि ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसी चीज़ें जिन्हें हमने ऑलरेडी स्टेराइल बॉडी के अंदर ऐड करना है उन्हें हम प्रॉपरली पहले क्या करें, स्टेराइल करें, क्योंकि हम एक स्टेराइल बॉडी के अंदर उसको डाल रहे हैं। तो स्टेराइल बॉडी के अंदर डालने से पहले उस चीज़ को भी स्टेराइल करना क्या है, ज़रूरी होता है। ये दोबारा एक पॉइंट रिपीट हो गया है। इसके अलावा जितने भी लेबोरेटरी के अंदर इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ हो रही हैं वो तमाम नीट होने चाहिए, डस्ट फ्री होने चाहिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री होने चाहिए, ताकि काम करते हुए या किसी चीज़ की तैयारी के दौरान कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो ये था स्टेरिलाइजेशन का टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।